राहुल ने बदले कर्नाटक के सारे समीकरण, प्रधानमंत्री मोदी की साख खतरे में। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव। हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। कर्नाटक में जो चुनाव इस समय हो रहा है, जिसके लिए कल मतदान होना है, ये इस बार ऐतिहासिक भूमिका निभाने जा रहा है। कर्नाटक दक्षिण भारत का वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उसके प्रभाव से वो उसका देश में फैलाव कर सकी है। लेकिन अब कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साख लगातार वहां गिर रही है और इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लगातार मेहनत करने के बावजूद भाजपा खतरे में दिखाई दे रही है। उसे हार नज़दीक नजर आ रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने लोकसभा में अपनी सदस्यता जाने के बाद से इस मुद्दे को महत्वहीन माना और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए कर्नाटक में एक अलग आंदोलन खड़ा कर दिया। राहुल गांधी के प्रभाव का ये असर रहा कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस के पक्ष में सड़कों पर उतरने लगी। कर्नाटक का हर वर्ग इस समय कांग्रेस के साथ नजर आ रहा है। 16 अप्रैल को एक ऐसी घटना हुई जिसने भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बहुत बड़ा झटका दिया, बल्कि कांग्रेस की सत्ता में आने की संभावना को बहुत बढ़ा दिया। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय बोलकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। यहाँ हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कर्नाटक चुनाव में 3 फैक्टर हैं। लिंगायतों की बड़ी भूमिका, बोक्कालिका की समुदाय की बड़ी भूमिका, भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी और अंतिम समय में बजरंगबली को बजरंग दल से जोड़कर भाजपा का प्रचार। इन सारे मुद्दों पर विस्तार से हम बताएंगे। वहाँ जातीय समीकरण क्या है, जिससे आपको सारी स्थिति स्पष्ट हो सके। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। एक एक बात हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन। आप हमारे चैनल को देखते हैं लेकिन लाइक करके छोड़ देते हैं। आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। अब मैं आपको बताता हूं कि कर्नाटक के जातीय समीकरण क्या हैं और जगदीश शेट्टार के कांग्रेस में आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल कर्नाटक में बहुजातीय समाज है। शैव, हिंदू, मुस्लिम, कई वर्ग वहाँ पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा समुदाय है वो लिंगायत समुदाय है, जिसका लगभग 80 सीटों पर प्रभाव रहता है। ये लिंगायत राजनीतिक तौर पर बेहद जागरूक रहे हैं और आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि अब तक 8 मुख्यमंत्री कर्नाटक के इसी समुदाय से हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2018 में जो चुनाव हुआ था, उसमें 58 विधायक लिंगायत समुदाय से जीते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। इसकी एक वजह यह है कि लिंगायत समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं येदियुरप्पा। येदियुरप्पा पहले मुख्यमंत्री बने जो भारतीय जनता पार्टी से थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। उन्होंने जब सत्ता छोड़ी तो जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनवाया, लेकिन चुनाव से 1 साल पहले उन्होंने जगदीश शेट्टार को हटाकर बासवराव बोम्मई को मुख्यमंत्री बनवा दिया। वो भी लिंगायत बरादरी से ही आते। लेकिन शेट्टार ने इसे अपमान के तौर पर लिया, लिंगायतों के अपमान के तौर पर लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि 6 बार के चुनाव जीते विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे जगदीश शेट्टार अपने कई साथियों के साथ, कई महत्वपूर्ण लोगों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके शामिल होते ही ये तय हुआ, ये माना जाने लगा कि भाजपा भारी कमज़ोर हुई है, उसको झटका लगेगा ही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संभालने की बड़ी कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे पर जाने से पहले उन्होंने कई दांव चले, जिसमें मुख्य ये भी था कि मुसलमानों को दिए जाने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया और 2-2% बोक्कालिका और लिंगायत इन दोनों समुदायों में बांट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार घोषणा की कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो धर्म के आधार पर ही बांटते रहे हैं, इसी मुद्दे को उठाते रहे हैं। आप जानते हैं कि हिजाब विवाद को भाजपा ने कितनी हवा दी थी।
भाजपा ने उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि वो देश भर में उस पर विवाद हुआ, उस पर बहस हुई। और जब चुनाव का समय है तो स्वाभाविक है भाजपा उसका फ़ायदा लेना चाहेगी। कर्नाटक में 13% आबादी मुसलमानों की है, जो किसी की भी जीत हार में बड़ा भूमिका निभा सकती है। इस समय ये मुस्लिम आबादी पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने एक काम और किया, अपने घोषणा पत्र में अभी 2 दिन पहले बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया अगर हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। बस फिर क्या था, भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। उनके पास कोई मुद्दा था ही नहीं, इसलिए उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ना शुरू कर दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी नेता जो प्रचार कर रहे हैं कर्नाटक में, वे बजरंगबली की बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि धर्म को जब चुनाव से जोड़ते हैं तो भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, और शायद इस बार कर्नाटक में भी नहीं होगा। स्थिति ये हुई है कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में अपेक्षित भीड़ नहीं आ रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें रैलियां करने की बजाय रोड शो करने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जो मुद्दा बनाया वो आम आदमी तक पहुंचा, और आम आदमी ये कहने लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और इस सरकार को बदलना चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छोटे शहर से लेकर बड़े महानगरों तक जिस तरह से रैलियां और सभाएं कर रहे थे और उनमें जो भारी भीड़ आ रही थी, वो साफ तौर पर संकेत देती थी कि कांग्रेस के पक्ष में फिजा बन रही है। अब प्रमुख सवाल ये था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो इसका देश में बुरा असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के जहां राज्यों वहां भारी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को कर्नाटक प्रचार में झोंक दिया। उन्होंने किसानों को, छात्रों को, हिंदुओं को, हर वर्ग को प्रभावित करने की, लुभाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा ही नज़र आ रही है कि कांग्रेस का प्रभाव कम होता नज़र नहीं आ रहा। अभी कल एक बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के पक्ष में आई। जो लिंगायत समुदाय है उसके अधिकृत संत मंडल का एक संगठन है, कर्नाटक लिंगायत शैव फोरम, उसने एक पत्र जारी किया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की है। लिंगायत समुदाय जागरूक समाज है। अगर वो पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में आ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रहेगा। दूसरी तरफ वहाँ दूसरा बड़ा समुदाय है बोकालिंगा। बोकालिंगा लगभग 60 सीटों पर प्रभाव रखता है और इस समय 42 विधायक उनके वर्तमान विधानसभा में हैं। उसके सबसे बड़े नेता हैं बोकालिंगाओं के देवेगौड़ा, जेडीएस के नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री। जेडीएस कांग्रेस के साथ ही मिलकर सरकार बनाती है। संभावना ये है कि अगर कांग्रेस और जेडीएस दोनों मिल जाते हैं तो भारी बहुमत की सरकार बनेगी। जेडीएस के पक्ष में अभी एक सर्वे में 17% वोट पड़ते दिखाई दे रहे थे। सबसे ज़्यादा वोट कांग्रेस के पक्ष में थे। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक सर्वे आया जो सी वोटर्स ने मिलकर किया था। उस सर्वे में एक चौंकाने वाली बात ये थी, उसमें सवाल ये पूछा गया लोगों से कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। तो मात्र 21% लोगों ने ये बताया कि वे इस सरकार के, बम्बई सरकार के कामकाज से खुश हैं। लेकिन 50% लोगों ने कहा कि वे इस सरकार से कतई संतुष्ट नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सरकार बेहतर प्रशासन नहीं देती, जनता को खुश करने का काम नहीं करती। 29% लोगों ने कहा कि वे किसी पक्ष में नहीं हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंताजनक है। ये सर्वे बहुत चिंताजनक है। राहुल गांधी के प्रयासों से, प्रियंका गांधी की कोशिशों से जो माहौल बना है, उससे जब किसानों के संगठन जुड़ गए तो कर्नाटक की तस्वीर बदलने लगी। दूसरी ओर जो मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी के इस रवैये से पहले से खुश नहीं है कि वे ज़्यादातर मुद्दों को धर्म से जोड़ते हैं, आम आदमी की समस्याओं से नहीं।
जनता के हित के मुद्दे कम उठाए जाते हैं और धार्मिक मुद्दे ज़्यादा उठाए जाते हैं। ये सारी स्थितियाँ 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा में कैसी तस्वीर रहेगी उसको बताने में सक्षम है। लिंगायत और बोकालिंगा समुदाय के अलावा तीसरी जो वहाँ सबसे बड़ी जाति है वो है कुरवा। उनका 7% वोट कर्नाटक में है। कुरवा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं सिद्धारमैया, जो कांग्रेस से बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। अब अगर आप तस्वीर को देखें जातीय समीकरण को, तो लिंगायत, कुरवा और मुसलमान ये अगर एक साथ जुड़ जाते हैं तो कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन जाती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचता है? इस सब चिंताओं के बीच में एक मुद्दा ये भी उठा कि जो कर्नाटक का दूध का एक बड़ा ब्रांड है नंदिनी, उसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है अमूल। अमूल दूध कहने को तो पैन इंडिया ब्रांड है, मगर वो मूल रूप से गुजरात से आता है। तो गुजरात का होने के नाते आम आदमी को, किसानों को, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं, वे भी इस पक्ष पर, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और वे नंदिनी ब्रांड को कतई कमजोर करना नहीं चाहते। नंदिनी उन्हें प्रिय है और वे चाहते हैं कि कर्नाटक का ब्रांड नंदिनी ही रहे। अब कई किसान संगठन सिर्फ इसी सवाल पर और तमाम मुद्दों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उनके खिलाफ जाना चाहते हैं। इन सारी परिस्थितियों के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए चुनाव हार जाती है, तो प्रश्न ये है कि नरेंद्र मोदी का क्या होगा। आज तक जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश में जब भी कहीं चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनका नाम लेती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी हैं तो कुछ भी हो सकता है। और हालत ये है कि नगर निकाय का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जाता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी हारी तो ये मोदी का जो ब्रांड है, मोदी की जो साख है, उस पर बट्टा लगेगा और ये निश्चित है कि उसका प्रभाव पूरे देश में होगा। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी कुछ राज्यों में, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो भाजपा की चिंता प्रधानमंत्री की साख बचाना भी है। कांग्रेस का सवाल भाजपा को हराना और कांग्रेस को सत्ता में लाना है। अगर कांग्रेस वहाँ सत्ता में आ जाती है तो निश्चित है कि उसका असर पूरे उत्तर भारत में होने वाले राज्यों पर पड़ेगा। अब देखना यह है कि कर्नाटक की जनता किसके पक्ष में मतदान देती है और क्या परिणाम आता है। यह था मेरा विश्लेषण। आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर टिप्पणी करें, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।